हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है 12th की जेनेटिक्स की क्लास में, है ना। और अपना ये मेंडल्स लॉ का डाई हाइब्रिड्स वगैरह हो गए थे, ठीक है ना। तो उसमें अब एक देखना है कि और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी आपको पढ़ाया जा चुका था, ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एक बार देख लो। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो जैसा कि आपको बताया, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मतलब टेस्ट क्रॉस का मतलब हुआ कि जो F1 जनरेशन के प्रोजेनी मिले, ठीक है, उनको रेसेसिव पेरेंटल टाइप से क्रॉस कराना है, उसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक टाइप का बैक क्रॉस ही होता है, आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, तो F1 जनरेशन क्या मिला था आपको, F1 जनरेशन में आपको क्या मिला था, राउंड राउंड और कैसा, येलो सीड, ठीक है, राउंड एंड येलो सीड मिला था, ठीक है ना। तो राउंड येलो सीड को कैसे लिखते थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये F1 जनरेशन का आपको प्लांट आपको मिला था, डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखो, ठीक। अब इसको क्या किया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब रिंकल्ड ग्रीन, किसे, राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्या किया, क्रॉस कराया, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना, रिंकल्ड ग्रीन से क्या क्रॉस कराया। तो ये देखो रेसेसिव पेरेंटल टाइप का है, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन देखो, पेरेंटल जनरेशन क्या था, पेरेंटल जनरेशन था आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यही चीज़ तो यहाँ है, इसी को पी जनरेशन बोलते थे ना, पेरेंटल पी। ये पी जनरेशन था, पी जनरेशन का डोमिनेंट फॉर्म और पी जनरेशन का रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। तो ये था। अब इससे कराएंगे तो क्या होगा, पुनेट स्क्वायर बना लो, इधर से कितना गैमेट बनेगा, एक, दो हेटेरोजाइगस, तो 2 to the power 2 मतलब कि 4 गैमेट इससे बनेगा। इससे एक भी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है, तो 2 to the power 0 मतलब कि एक टाइप का गैमेट बनेगा। तो हमें पुनेट स्क्वायर ऐसा तैयार करना पड़ेगा जिससे कि एक साइड में 4 गैमेट का जगह बचे, ठीक है, एक साइड में एक गैमेट का। ये देख लो, 1 2 3 और 4 ऐसा, ठीक। तो देखो कोई भी मान लो मेल फीमेल कुछ भी, इधर मेल, तो ये क्या हो जाएगा, आर और वाई, ये क्या हो जाएगा, आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और क्या होगा, और कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से। अब इसको इसे कराओ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसे कराओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इससे इसे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल पहले लिखते हैं, ठीक ना, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देख लो, अब क्या है, ये आपको मिल गया क्या, ये मिल गया राउंड येलो, ये राउंड येलो मिल गया, ठीक है। F1 ये F2 जनरेशन, क्या F2 जनरेशन राउंड येलो, और ये क्या हुआ, ये रिंकल्ड येलो मिला, क्या मिला, रिंकल्ड येलो मिला, और एक क्या मिला, राउंड ग्रीन मिल गया, राउंड और ग्रीन मिल गया, और एक क्या मिला, रिंकल्ड ग्रीन मिला, रिंकल्ड और ग्रीन मिल गया, ठीक है। रिंकल्ड और क्या मिला है, ग्रीन मिल रहा है अपने को, ये देख लो। तो अब देखो इसका पेरेंट कौन है भाई, इसका पेरेंट तो ये था पी जनरेशन,
अब इस F2 का पेरेंट कौन है? ये दोनों है, ठीक ना। जब F2 का पेरेंट ये दोनों है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये पेरेंटल टाइप का राउंड येलो, ये क्या राउंड येलो, ये क्या है राउंड येलो है ना, देखो राउंड येलो सिर है। तो पेरेंटल टाइप का कितने मिल रहा है? पेरेंटल देखो ये पेरेंटल टाइप का है, यस पेरेंटल टाइप का है। और ये देखो ये भी इसका प्रोजेनी है, ये भी पेरेंटल टाइप का है। और दो क्या हो गए? दो बन गए क्या बिल्कुल पेरेंट से हट के। पेरेंट तो भाई राउंड येलो है तो राउंड येलो, पेरेंट क्या है रिंकल्ड ग्रीन है तो यहाँ क्या बना रिंकल्ड ग्रीन बना, समझ रहे हो रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पेरेंट से हट के बन गया, नया कॉम्बिनेशन बना है, इसलिए इनको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है रिकॉम्बिनेंट्स। और ये जो हुआ ये टेस्ट क्रॉस है, क्या है टेस्ट क्रॉस है। कौन सा है? ये टेस्ट क्रॉस है। अब टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो राउंड येलो कितना 1 रेशियो, रिंकल येलो कितना 1 मिला रेशियो, राउंड ग्रीन कितना 1 मिला रेशियो, रिंकल ग्रीन कितना 1 मिला। ये देख लो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो है। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या था? 1 रेशियो 1 था, पहले बताया जा चुका है, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो जो होगा 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 होगा, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट होगा। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ। तो भाई ये 4 में 2 तो यही होगा, मतलब 50%। मतलब कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये जो रिकॉम्बिनेशन जो है ये हमें 50% मिला, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस में रिकॉम्बिनेंट कितने मिल रहे हैं? 50%। ये देख लो ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा? मेंडेलियन इनहेरिटेंस में फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स in a dihybrid टेस्ट क्रॉस, समझ रहे हो? डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज 50%। कितना? 50%। कैसे? तो फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि टोटल इंडिविजुअल, समझ रहे हो, टोटल इंडिविजुअल में कितना हमारा रिकॉम्बिनेंट्स आया, मतलब कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइड बाय टोटल प्रोजेनीज, ठीक है। तो क्या होगा? परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो बने, नया कॉम्बिनेशन वाला जो पेरेंट से हट के बना था, 2 बना था ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बताओ कितना बना था? 2 आया था, टोटल कितने थे? 4 थे, 100, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? 50% तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो टेस्ट क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या होता है? 50% होता है। इसको याद रखना, ठीक। ये बड़े काम का चीज़ है। और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक, ये निकालने के लिए या इसको परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट्स, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स या इसको परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर भी बोलते हैं और परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर्स ये भी है। ठीक, ये परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन और परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर निकालने का टेक्निक दिया था किसने? इट इज गिवन बाय स्टूटवेंट, स्टूटवेंट। ठीक, ये डिसाइपल ऑफ थॉमस मॉर्गन। ठीक ना, ये क्या था? ही वॉज डिसाइपल, किसका? चेला था, छात्र था, डिसाइपल ऑफ T.H. मॉर्गन। मॉर्गन का ये शिष्य थे, डिसाइपल थे। कौन? स्टूटवेंट। इन्होंने ही परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स या इसको परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं या परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनिस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब देखो, इसमें हमको बताना है कि आगे का टॉपिक है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्रोमोजोमल थ्योरी, ठीक है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है भाई? क्रोमोजोमल थ्योरी क्या होता है? मतलब है कि पहले ध्यान से सुन लो, इसमें क्या है। मेंडल्स का जो डिस्कवरी था वो 1865 से लेके, मतलब 1865 से लेके 1899 तक वो बिल्कुल ऐसे ही धूल खाता रह गया, वैसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। उनको उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं मिल पाया, कुछ नहीं मिला, क्रेज़ का कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे क्या कि मेंडल पब्लिश किया था, पब्लिश्ड हिज आउटकम, उन्होंने आउटकम्स को पब्लिश किया था इन 1865 में। ठीक, बट दिस रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, कोई मान्यता नहीं मिला, अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 में, मतलब कि आप बोल सकते हैं 1899 तक। ठीक ना, कोई मान्यता नहीं मिला। तो क्या हुआ? इनके थ्योरी को मान्यता मिला इन 1900 में। अब क्यों ऐसा नहीं हो, पहले देख लेते हैं कि रीज़न क्या रहा, क्यों मान्यता, क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिला। पहला था कि उन दिनों कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी। जैसे आज जो सेकंड में आप मैसेज को कम्युनिकेट कर देते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ईमेल भेजना होता है तो मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगता है, पहुंच जाता है वर्ल्ड के किसी भी कोने में। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक है, ठीक है ना। आज से 50 साल पहले लेटर का भी आविष्कार हुआ था, लोग लेटर लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में डालते थे, जाता था दूसरे जगह। तो उस जमाने 1865 में तो लेटर वगैरह भी नहीं था, ये डाकिया वाला भी सिस्टम नहीं था, समझ रहे हो। तो उस समय किसी भी चीज़ को कन्वे करना एक जगह से दूसरे जगह, वो बड़ा टाइम टेकिंग होता था और धीरे धीरे स्लो प्रोसेस था। ठीक, तो पहला
इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम था उस समय, कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ से पॉइंट बना सकता है। और दूसरा क्या था, इनएफिशिएंट था। और सेकंड क्या था, सेकंड ये था कि देयर वाज नो साइंटिफिक प्रूफ, नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ हिज डिस्कवरी एट दैट टाइम। उनके डिस्कवरी का, साइंटिफिक मतलब एक्सपेरिमेंटल, एट दैट टाइम। तो लोग क्या बात कर रहे हैं, खुद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, तो उनका भाई एक्सपेरिमेंट तो साइंटिफिक प्रूफ है ना। तो उनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली जो था वो प्योर बायोलॉजी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स ये लगाते थे, मतलब प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूला को लगाते थे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या किया है उन्होंने अपने रिजल्ट को निकाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड, ही यूज्ड, उन्होंने यूज किया मैथमेटिक्स, ठीक, टू इलस्ट्रेट हिज रिजल्ट, अपने रिजल्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए मैथमेटिक, ठीक है। और ये मैथमेटिक जो है which was not so convincing, which was not so convincing, convincing, ये उतना कन्विंसिंग नहीं था, समझ रहे हो। और थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में जो होगा यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि उनके फैक्टर का, उनका जो फैक्टर था, उनके फैक्टर का बेसिस क्या है, कहाँ उनका फैक्टर रहता है, ठीक ना, एक लिविंग बीइंग में कहाँ प्रेजेंट होता है ये उनको पता नहीं था, ठीक। ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट हिज फैक्टर, फैक्टर मतलब एलील, फैक्टर और एलील दैट, ठीक ना, अबाउट द पोजीशन, क्या अबाउट द पोजीशन, अबाउट द प्लेस इन ए लिविंग बीइंग, क्या, वेयर द फैक्टर इज फाउंड, उनका फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है लिविंग बीइंग में, सेल के अंदर प्रेजेंट है कि और कहीं जगह पे प्रेजेंट है कि स्पर्म में प्रेजेंट है, वो उनको पता था ही नहीं, ठीक है। तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फैक्टर आपका कहाँ रहता है, ठीक है। तो ये हुआ रीज़न। तो इसलिए यही रीज़न था कि इतने दिनों तक ये इनका बिल्कुल अंधेरे में रिजल्ट पड़ा रहा। लेकिन 1900 में, ठीक है, सन 1900 में 3 साइंटिस्ट अलग अलग क्या किया, 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, समझ रहे हो। उन साइंटिस्ट का क्या नाम था भाई, एक का नाम था कोरेंस, दूसरे का सेरमैक और थर्ड का हीगो ड्यूरेस, ठीक ना। ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग सेम रिजल्ट पे पहुँचे जो मेंडल ने दिया था, ठीक ना, 1865 में। मतलब 35 ईयर्स पहले जो मेंडल दे के चले गए, वो 1900 में 35 ईयर के बाद में ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग लैब में थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और सेम रिजल्ट पे पहुँचे, ठीक है। तो फिर से मेंडल को रिकॉग्निशन दिया गया कि नहीं भाई, ये चीज़ तो आज से 35 साल पहले दे के चले गए थे, लेकिन हम लोग उसको मतलब बिल्कुल संजीदगी से एकदम अच्छे सीरियसली उसको हम लोगों ने नहीं लिया, नहीं तो और डिस्कवरी आगे चली जाती, समझ रहे हो। तो ये रीज़न था। तो इन 1900 क्या लिखेंगे, 1900 में
3 साइंटिस्ट rediscovered his रिजल्ट्स। ठीक, वो साइंटिस्ट क्या थे? दे वेर एक सेरमेक, TSCHERMAC सेरमेक, दूसरा डिवरीज, सेरमेक कोरेंस और डिवरीज। कोरेंस पे देखो स्टार, ठीक है, और डिवरीज पे भी स्टार। क्यों? क्योंकि कोरेंस ने, जो मेंडल्स का लॉ पढ़ते हैं, एक्चुअली मेंडल्स लॉ के फॉर्म में कुछ उन्हें नहीं दिया था, उनका जस्ट एकदम थियोरेटिकल टाइप का एक्सप्लेनेशन था, पेज वाइज पैराग्राफ वाइज। वो कोई लॉ नहीं दिए थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब कुछ उन्होंने नहीं दिया था। उनके रिजल्ट को जो बिल्कुल एकदम पेज में लिखा हुआ था, ऊपर से टॉप से लेकर बॉटम तक पैराग्राफ चेंज करके, कोई रूल्स वगैरह नहीं था, उन्हीं के थेसिस को, उन्हीं के रिजल्ट को, ठीक है, जो पब्लिश हुआ था, उसको लॉ के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया इन्हीं कोरेन साहब ने। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस बात को जान लो आप लोग कि मेंडल्स ने लॉ नहीं दिया था। मेंडल्स लॉ जो बोलते हैं, मेंडल्स लॉ वाज गिवन बाय कोरेंस। ये कोरेंस ने लॉ के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया उनके थ्योरी को। ठीक है, उनका मतलब पब्लिशिंग, उनका जो रिटेन वर्क था, उनका जो रिजल्ट था, डिस्कवरी था, उनके डिस्कवरी को लॉ का फॉर्म किसने दिया? कोरेंस ने दिया। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो मतलब यह हुआ कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मेंडल के द्वारा नहीं दिया गया था, उन्हीं के पेपर से देख के और तीन लॉ बना दिया इन्होंने, उसको मेंडल्स लॉ बोलते हैं। ठीक, ड्यूरिस इन्होंने म्यूटेशन के बारे में खूब कहा। म्यूटेशन के बारे में ये बड़ा नया आइडिया दिए हुए हैं ड्यूरिस साहब। तो ये दोनों साइंटिस्ट बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर ये थे, इसलिए जान लीजिए आप लोग। चलिए, तो इनके लॉ को दिया। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इनके लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, ठीक है ना, मतलब एक सटन और बवेरी थे। सटन और बवेरी ने क्या बोला कि एक्चुअली मेंडेलियन फैक्टर जो होता है वो क्रोमोजोम के ऊपर रहता है, क्रोमोजोम के अंदर रहता है। कहाँ? क्रोमोजोम के अंदर। ठीक ना, तो जैसे जैसे क्रोमोजोम का मूवमेंट सेपरेशन होगा, वैसे वैसे मेंडेलियन फैक्टर का भी मूवमेंट सेपरेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे सिर पे एक तोता बैठ जाए, अब तोता बैठ जाए तो तुम जहाँ जाओगे तो तोता वहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है कि क्रोमोजोम के अंदर में मेंडेलियन फैक्टर है, तो क्रोमोजोम जैसे मूव करेगा वैसे मेंडेलियन फैक्टर मूव करेगा, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने दिया क्या? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, तो इसको मिटा के और क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि मेंडेलियन फैक्टर क्रोमोजोम पे रहता है, उसी के साथ इनहेरिट होता है। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये देख लो, इनहेरिटेंस का क्रोमोजोमल थ्योरी, इट वाज गिवन बाय, इन्होंने दिया था सटन और बावेरी ने, दो साइंटिस्टों ने। और मज़े की बात बता रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा एज नहीं था, 24 ईयर के एज में ये सब दिया था इन्होंने। 24 साल का एज था मात्र, 24 ईयर्स, 20 + 4। ठीक है, तो सटन एंड बावेरी ने क्या दिया? इस क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। तो ये क्या कहते हैं भाई? पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि मेंडेलियन फैक्टर, मतलब मेंडल जिसको फैक्टर बोलते हैं, उसी को
कोरेन साहब ने एलील कहा था, फैक्टर और एलील, ठीक, मिनिल फैक्टर्स और एलील्स आर प्रेजेंट ऑन इन द क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये देख लो। मतलब कि यदि हम ऐसा क्रोमोजोम बनाते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा क्रोमोजोम बनाया है, ठीक है, और जबकि क्रोमोजोम कुछ इस तरह का होगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा, ठीक है, दोनों से कोई ले लो, ये और ये, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, मेंडेलियन फैक्टर, एक कैपिटल टी है, ठीक है, ऐसे बनाओ क्रोमोजोम या बनाओ, दोनों सेम चीज़ है। और इधर क्या हो गया, ये भी कैपिटल टी है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे मेंडल का फैक्टर प्रेजेंट है ना, इस तरीके से क्रोमोजोम पे मेंडल फैक्टर, ठीक। सेकेंड, एक ट्रेट जो होता है, ए ट्रेट इज गवर्न बाय टू फैक्टर्स बिकॉज ऑफ, क्यों, बिकॉज ऑफ फाइंडिंग ऑफ क्रोमोजोम, बिकॉज, ऐसे लिखेंगे, बिकॉज क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर, क्या, इन द फॉर्म ऑफ होमोलॉगस पेयर, ये देखो होमोलॉगस पेयर, ये देख लो। मतलब कि वन पेयर फैक्टर या एलील ट्रेट को कंट्रोल करता है, क्यों, तो क्रोमोजोम भी पेयर में मिलता है, जिसको होमोलॉगस पेयर बोलते हैं ना, ऐसा देखो। मतलब सेकंड वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ऐसे, होमोलॉगस पेयर मतलब हुआ कि देखो एक क्रोमोजोम बनाया, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर 11वीं क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक, एक क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी का होमोलॉगस फॉर्म क्या है, ये है, इसी का होमोलॉगस फॉर्म ये है। होमोलॉगस मतलब कि दो एग्जैक्ट कॉपी, ठीक। यदि यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ भी कैपिटल टी जीन प्रेजेंट होगा, टी एलील, ठीक है, देख रहे हो। तो क्या हुआ है, टी हो गया, देखो टी और टी। तो टी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये होमोलॉगस फॉर्म में क्रोमोजोम मिल रहे हैं, क्रोमोजोम जोड़ा के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसलिए जोड़ा के फॉर्म मिलता है, पेयर फॉर्म में क्रोमोजोम मिलता है, तभी तो 2n बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग का कितना पेयर ह्यूमन बींग में रहता है, तो ह्यूमन बींग का 2n इक्वल टू 46 है, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 23। मतलब कि ये ह्यूमन बींग में क्रोमोजोम ऐसे जोड़ी के फॉर्म में, ऐसे पेयर के फॉर्म में मिलता है, 23 पेयर, क्या, 23 पेयर। तो क्रोमोजोम देखो यही है होमोलॉगस पेयर, क्या है, यही क्रोमोजोम का होमोलॉगस पेयर है, इसी को बोलते हैं होमोलॉगस पेयर, ठीक है। चलो इसको मिटाया, ठीक है। चलो इसको मिटाया। अब इसको मिटाने के बाद में आगे हमारा पॉइंट नंबर 3 रहेगा। क्या 3 रहेगा भाई, कि गैमेट कैसे बनते हैं। तो गैमेट बनने का भी, क्योंकि क्रोमोजोम में रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस होता है, तो उसी मियोसिस के थ्रू यहाँ पे गैमेट भी बन जाता है। तो थर्ड क्या बोलते हैं, सटन बावेरी, गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड
एलिलिक सेट and new allelic set and new allelic set in gametes arises due to meiosis डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, ठीक है, ड्यूरिंग विच क्रोमोजोम्स सेपरेट, क्रोमोजोम क्या होता है, सेपरेट होता है, क्रोमोजोम सेपरेट हो जाता है एंड एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल को भी अपना वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या बोलते हैं भाई, क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल का भी एक्सचेंज करता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम क्रॉसिंग ओवर ही बोलते हैं, याद रखना, बताए थे ना कि क्रॉसिंग ओवर भी उसको बोलते हैं, एक क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, बताया था क्रॉसिंग और क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग फिजिकल फेनोमेनन था जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते थे, या एनिमल है तो दो एनिमल के बीच में मैटिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये जो क्रॉसिंग है ये सेलुलर फेनोमेनन है, ठीक है। तो इस मेथड से, मियोसिस के मेथड से, क्रॉसिंग के मेथड से डिफरेंट टाइप का वो गैमेट बना लेता है, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से इसको समझना है, क्या समझना है भाई, कि एक क्रोमोजोम हमने बनाया, देखो एक क्रोमोजोम बनाया, यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे क्या है, आपको एग्जांपल हमने क्या दिया था, राउंड और येलो का, तो आर रख लो, यहाँ पे आर रख लो और यहाँ पे वाई एलील, ये वाई एलील है, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्म, देखो ये और ये और ये है, तो यहाँ क्या है, स्मॉल आर हो गया और स्मॉल वाई हो गया। बोले सर जब दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी है तो यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई कैसे है, अरे भाई ये आया मान लो फादर से, ये आ गया मदर से, एक एक सेट तो क्रोमोजोम आता ही है, तो ऐसे आएगा, पोजीशन दोनों का सेम है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसी को ना बोलते थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखो तो इससे गैमेट कितना बनेगा, तो गैमेट में आधा आधा सेट जाता है, तो गैमेट में बनेगा, तो एक गैमेट में क्या हो जाएगा, एक गैमेट में ये वाला क्रोमोजोम चला जाएगा, ये गैमेट बना, देख लो एक गैमेट बना, तो ये वाला क्रोमोजोम चला गया, जब ये वाला क्रोमोजोम गया तो क्या देख रहे हैं, एक गैमेट वाला क्रोमोजोम चला गया, देख लो इसमें क्या बना, ये आर और वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये वाला क्रोमोजोम जो हुआ, ये वाला क्रोमोजोम दूसरे गैमेट में चला गया, तो यहाँ क्या बना, ध्यान से ये देखो, देखो ध्यान से देखो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया क्या, ए स्मॉल आर और ए स्मॉल वाई। बोलो कि सर ये तो दो ही गैमेट बना, आप तो चार गैमेट बोलते थे सर, 2 to the power n, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर 1 और 2 है, ये देखो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी तो हेट्रोजाइगस पेयर है, तो 2 to the power 2 मतलब कि 4 गैमेट बनना चाहिए ना, कितना, 4 गैमेट, 4 गैमेट बनना चाहिए, 2 to the power 2 इक्वल टू 4 गैमेट बनना चाहिए। अब 4 गैमेट नहीं तो यहाँ तक कितना है, यहाँ 4 ही गैमेट है, तो रुको मेरे बच्चों रुको, क्यों, अभी तो आपने देखा कि गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड न्यू एलिलिक सेट इन गैमेट्स अराइजेज ड्यू टू मियोसिस डिवीजन, ठीक है, मियोसिस डिवीजन हो गया, लेकिन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ हुआ,
एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं वो तो कराया नहीं, तो उसको भी कराना जरूरी है। कैसे, ध्यान से देखो उसको कैसे कराते हैं, एकदम आराम समझना है। इसको समझने के लिए अब इस चीज़ को देखो, उठाते हैं फिर से एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो हमें क्या मिला था, F1 जनरेशन में मिला था, F1 जनरेशन मिला था क्या, कैपिटल R और कैपिटल Y। एक क्रोमोसोम के ये क्या है, साइड्स हैं, दो भुजाएं, ठीक है, साइड। ये क्या है, स्मॉल r और ये एक कैपिटल Y है और स्मॉल y। तो ये क्या हुआ, ये हो गया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, F1 है, F1 ये होता था। अब F1 ये होता है तो क्या होगा कि अब इसके अंदर ही पहले डबलिंग होगी। क्या होगी, डबलिंग। एक क्रोमोसोम के अंदर ही डबलिंग हो जाती है, देख लो। सेल डिवीजन पढ़े होंगे आप लोग, सिंथेसिस फेज में जस्ट डबल क्रोमोसोम हो जाता है उसका डीएनए कंटेंट्स, ठीक है। ये हुआ, अब डबल हुआ, इसका भी डबल तैयार करो, तो इसका भी डबल तैयार कर लिया, ये देख लो। इसका भी डबल तैयार कर लिया। तो ये क्या हुआ, यदि इसको कैपिटल R बोलते हैं तो ये भी तो कैपिटल R हो गया, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉल r है, तो ये भी तो स्मॉल r हुआ। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल Y है, तो ये भी तो कैपिटल Y है, कैपिटल Y। और ये स्मॉल y है, तो ये भी क्या है, स्मॉल y है। देख लो, अब इसमें से ये वाला जो है एक पार्ट सेपरेट होकर यहाँ पे आ गया। देखो पहले क्या हुआ, अभी उसको सेपरेट होकर वहाँ पर नहीं ले जाना है, अभी इसको सेपरेट होकर वहाँ पर नहीं ले जाना है भाई। देख लो अब क्या होगा, अब क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर मतलब कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मान लो कि ये रीजन से ये वाला ऐसे होगा तो इतना पार्ट उठ के यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला सेक्शन उठ के इस क्रोमोसोम पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो एक आपको नया सेट तैयार हुआ। क्या नया सेट आपको तैयार हुआ, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो नया सेट आपका ये तैयार हुआ है। एक क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल Y है। और ये क्या है, ये वाला स्मॉल r वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, तो ये स्मॉल r हो गया। एक कैपिटल Y वैसे के वैसे है, कैपिटल Y, ठीक है। और यहाँ इसका पोर्शन उस पर चला गया है, तो कैपिटल R यहाँ हो जाएगा जो स्मॉल r पहले था। और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल y है, तो स्मॉल y यहाँ हो जाएगा। और ये स्मॉल r और ये क्या हुआ, स्मॉल y, ये हुआ। अब हो जाएगा एक्सचेंज, क्यों, क्योंकि ये अब एक गैमेट में चला जाएगा, ये दूसरा गैमेट बना लेगा, ये तीसरा गैमेट बना लेगा, ये चौथा गैमेट बना लेगा। बताओ, इससे गैमेट यही नहीं बनते थे, आर वाई, ठीक है, और स्मॉल r कैपिटल Y, और क्या बनता था, कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। देखो यही बना हुआ है, ये बना, इससे ये बना, इससे जो है ये बन गया, ठीक है। और इससे क्या बना, ये बना, और इससे क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे होता है। इस तरीके से क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन दिया, किसने दिया, सटन एंड बॉवेरी ने, ठीक ना। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी आपको समझा दिया, क्योंकि एक चला गया इधर, एक चला गया इधर, मतलब दो क्रोमोसोम सेपरेट हो सकते हैं, तो एलील भी सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट कर गए, ठीक। तो इसको मिटाता हूँ और आगे लिखा जाए।
आगे बढ़ते हैं, अब सेग्रीगेशन की बात कर लेते हैं। सेग्रीगेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये फोर्थ पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था? जो भी पॉइंट हो, शायद फोर्थ पॉइंट होगा, लिख लो पॉइंट, आप लोग दे लीजिए जो भी पॉइंट हो। तो इसमें क्या होता है, एलिल्स सेग्रीगेट because chromosomes get separated, क्योंकि क्रोमोजोम सेपरेट होता है, सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोजोम सेपरेट हो। जैसे देखो, अब यहाँ पे एक क्रोमोजोम है, वो तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए। यहाँ पे एक क्रोमोजोम है। अब यहाँ मान लो एक एलील है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, ठीक। ये दोनों अगले जनरेशन में क्या होते हैं, अलग अलग गैमेट बना कर अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ये देखो, अभी बताया, अभी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, आपको समझने के लिए एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है। ये स्मॉल टी, क्यों? क्योंकि क्रोमोजोम सेपरेट हो गए तो एलील सेपरेट हो गए, ठीक है, टीटी अलग हो गए। तो ये आपका क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ क्या था, इनहेरिटेंस, जो कि सटन बाउरी ने दिया था, ठीक ना। अब देखो आगे चलते हैं। अब हमारा आता है लिंकेज की बात आती है। क्या? लिंकेज की। अब देखो, सटन बावेरी ने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। अब इसके बाद आगे क्या, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है ना। तो थॉमस हंट मॉर्गन साहब क्या देते हैं भाई, थॉमस हंट मॉर्गन साहब बोलते हैं उन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वो देते हैं कि भाई ड्रोसोफिला में म्यूटेशन कैसे होता है और उसमें सेक्स क्रोमोजोम से किस तरीके से मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक लिंक्ड है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है, रियल में जो मतलब वास्ट एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लेके, उसको उस आइडिया को दिमाग में लेके, वो थे टीएच हंट, मतलब थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक। तो द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विथ क्रोमोजोमल थ्योरी was performed vastly by T.H. Morgan, ठीक, ऑन फ्रूट फ्लाई। किस पे? फ्रूट फ्लाई पे। इसको फ्रूट फ्लाई पे, जो फ्रूट ज़्यादा पक जाता है, याद रखना, जो फ्रूट ज़्यादा राइप हो जाएगा उस पर छोटी छोटी एकदम चमकता हुआ मक्खी जो है वो हॉवरिंग करेगा उसके चारों तरफ, देखे होगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं ड्रोसोफिला, ठीक ना, उसी को फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। तो फ्रूट फ्लाई का पूरा नाम क्या है? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ठीक। एंड explained the regions of variation, और वेरिएशन का रीजन भी क्या किया?
जो वेरिएशन हम देखते हैं पेरेंट से किस तरीके से वेरी कर रहा है ऑफस्प्रिंग, ठीक ना, एग्जैक्टली पेरेंट जैसा नहीं दिखता है, तो वेरिएशन को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया इसी एक्सपेरिमेंट को करके, ठीक है, वेरिएशन। और ही सक्सीडेड, उन्होंने सफलता प्राप्त किया ड्यू टू फॉलोइंग रीजन की वजह से। ये जो रीजन है इसकी वजह से वो सफल हो गया। क्या? फर्स्ट है शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ द फ्लाइज। ये ड्रोसोफिला का शॉर्ट लाइफ टाइम होता है। 2 वीक में क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करके बच्चा जन्म दे देगा। तो क्या होता है 2 वीक्स 2 वीक का इसका लाइफ टाइम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो कि वो ह्यूमन बींग को लेके एक्सपेरिमेंट करते तो एक आदमी 100 साल जिंदा रहता है, ठीक है, तो 1 से 2 जनरेशन तक रिजल्ट देखते देखते वो बूढ़े हो जाते, बूढ़े होकर मर भी जाते हैं। लेकिन ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल 2 वीक का है, तो 2 वीक का है तो वैसे तो बहुत सारे जनरेशन को देख लेंगे, वो 100 जनरेशन तक का देख सकते हैं रिजल्ट, वो 200 400 500 जनरेशन भी उसका देख सकते हैं, समझ रहे हो। इसलिए शॉर्ट लाइफ साइकिल होने का ये भी रीज़न है। मेंडल भी इसीलिए सक्सेस किए थे कि 3 महीने के अंदर मटर की फली पक जाती है, फिर नया जनरेशन उगा लेंगे, ठीक है ना। तो उनका भी जो पी प्लांट था उसका भी शॉर्ट लाइफ साइकिल था, वो भी एक सक्सेस के पीछे रीज़न था उनका, शॉर्ट लाइफ टाइम, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें उन्होंने जो शॉर्ट लाइफ टाइम हुआ उसके बाद इसके मेल और फीमेल्स बिल्कुल पहचानने लायक होते हैं। मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख के तुम पहचान सकते हो कि ये मेल है और फीमेल है। बहुत शार्प डिमार्केशन मेल और फीमेल में होता है। तो शार्प डिमार्केशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, कौन मेल बना कौन फीमेल्स बना तुरंत पहचान में आ जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थर्ड, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी भी भर के, मक्खियाँ जो होती हैं अपने अंडे काफ़ी देती हैं और एक बार में हज़ारों हजार प्रोजेनी निकालती हैं। तो हमारा स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। जो भी कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर कैसे कैसे माइग्रेट किया है, हम बहुत वास्ट वैरायटी में देख सकते हैं, एक बड़े पॉपुलेशन में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ये भी इसके पीछे एक रीज़न था, प्रोजेनीज, ठीक। तो ये था। और ऐसा करते करते वेरिएशन का रीज़न तो दिया ही, और सेक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर का भी इन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला के माध्यम से, ड्रोसोफिला के द्वारा डिस्कवरी किया। तो क्या लिखेंगे, एंड फाइनली क्या होगा, फाइनली T.H. Morgan and finally he discovered sex linkage in ड्रोसोफिला, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। पूरा नाम ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी में खाली ड्रोसोफिला दिया है, पूरा नाम ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर है, ठीक है। तो इन्होंने सेक्स लिंक्ड भी दिया, सेक्स लिंकेज दिया, याद रखना। खाली लिंकेज जो है, ओनली लिंकेज पहले डिस्कवर किया गया था बेटसन के द्वारा, ठीक है। बेटसन और पुनेट के द्वारा क्या किया गया था, ओनली लिंकेज की डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। तो अब आते हैं
ड्रोसोफिला पे वर्क तो कर दिया। अब बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज क्या होता है? देखो लिंकेज, लिंकेज लिंकेज, ठीक। लिंकेज का मतलब हुआ कि दो जीन एक साथ साथ, दो एलील एक साथ साथ चल रहे हैं, वो अलग हो ही नहीं रहे हैं। समझ गए? अब समझो इस चीज़ को। F1 जेनेरेशन मिला, F1 जेनेरेशन से 4 गैमेट मिलना चाहिए था, 4 के जगह पे 2 ही गैमेट मिला आपको, नया रिकॉम्बिनेंट गैमेट मिला ही नहीं, तो नई वेराइटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे देखो F1 प्लांट क्या था आपका, F1 जो था एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था। अब क्या है कि कैपिटल आर, एक कैपिटल आर, ठीक, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक। तो मेंडल के हिसाब से क्या था, मेंडल के हिसाब से तो ये हुआ था ना कि यहाँ कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, और फिर एक ठो कैपिटल आर, डबल हो गया था अंदर ही अंदर, कैपिटल वाई, यहाँ फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, और फिर यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। और यहाँ से क्या हुआ था, ओम क्या, ओम दिवाली धमाका एक्सचेंज ऑफराय नमः, समझ रहे हो, ओम दिवाली धमाका एक्सचेंज ऑफराय नमः, एक्सचेंज ऑफर हुआ था, क्रॉसिंग ओवर, ठीक। इसकी वजह से क्या बन गया था, एक गैमेट में देखो कैपिटल आर और वाई चला गया था, और एक में क्या हुआ, अब देखो ये वाला स्मॉल आर अब यहाँ पे आ गया, तो स्मॉल आर यहाँ आ गया, ये नीचे वाला कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई ही रहने दिए इसको, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखो यहाँ पे एक कैपिटल आर यहाँ पे आ गया है, तो कैपिटल आर यहाँ पे रख दिया, यहाँ क्या था स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई यहाँ रख दिया, और ये यहाँ तो कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये सभी एक एक गैमेट सेल में चला गया। ये देख लो, ये देख लो, तो ये था अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्या था, अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल के हिसाब से था। लेकिन अब क्या है, ये जीन जो है आर और वाई ने कसम खा लिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम अलग होंगे ही नहीं। देखो यहाँ पे अलग हो जा रहा था, ये वाई से आर छूट के यहाँ पे चला जा रहा था, और इस वाई से ये आर छूट के यहाँ पे चला जा रहा था। अब लिंकेज में ऐसा प्रोसेस होगा नहीं, ये बीच वाला, ठीक, ये बीच वाला रिकॉम्बिनेंट गैमेट बना ना, रिकॉम्बिनेंट गैमेट, रिकॉम्बिनेंट गैमेट बना, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट गैमेट बना। और रिकॉम्बिनेंट गैमेट क्या होता है कि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस में बनता है। अब लिंकेज के केस में क्या होगा कि ये बनेगा ही नहीं, ये बीच वाला रिकॉम्बिनेंट बनेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये आर वाई, ये स्मॉल आर वाई, ये दोनों साथ रह रहे हैं, अलग होने का इसमें टेंडेंसी ही नहीं है, अलग हो ही नहीं रहा है। तो अलग नहीं हो रहा है, तब अब क्या होगा भाई, यदि लिंकेज का केस होगा, लिंकेज का केस होगा, तो लिंकेज के केस में क्या हुआ, अब ये दोनों अलग हो ही नहीं रहे हैं, तो एक ही टाइप का गैमेट ने बना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और फिर क्या बन गया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, एक एक सेल में गया। लेकिन नहीं सर, 4 गैमेट बनेगा, एक सेल में ये जाएगा, एक सेल में ये जाएगा, एक सेल में, एक सेल में होता, ठीक है भेजो, भेजो, तो फिर वही चीज़ रहा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर हुआ ही नहीं, तो लो भेज दो, 4 बनाओ, 4 बने तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर यहाँ पे एक बार स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो 2 ही टाइप ना रहा भाई मेरे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो 2 ही टाइप के गैमेट इससे बने। यदि ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो, यदि ये नहीं होगा तो ये होगा, ये होगा तो 2 ही टाइप के गैमेट बने, और 2 टाइप के गैमेट बने, ठीक, रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। तो हम कहते हैं कि आर और वाई जीन जो था,
आर और वाई एलील जो था, जो फैक्टर था, ये दोनों लिंक्ड थे। लिंक्ड थे मतलब लिंकेज का मतलब होता है स्टैंडिंग टुगेदर, एक साथ रहेंगे, वो क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट नहीं हो सकता है, उसी को बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज। बात है समझ में? चलो अब डिफाइन करेंगे लिंकेज को। इसको आप लोग लिख लीजिए तो मिटाता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने के लिए हमें जगह की ज़रूरत है। अब जगह तैयार कर दिया। देखो, द फेनोमेनन of the phenomenon in which two alleles या genes stand together on the same chromosome and inherited together from generation to generation, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, जो क्या हो, इनहेरिटेड टुगेदर हो, एक साथ इनहेरिटेड हो, ठीक ना। तो उसको लिंक्ड जीन बोलते हैं, ठीक। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो था, मेंडल का इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस याद रखना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या था? मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक, इसमें जीन्स और एलील्स जिसको जीन्स भी बोलते हैं, जीन्स वेयर नॉट लिंक्ड, ये लिंक्ड नहीं थे, वेयर नॉट लिंक्ड, जीन्स और एलील लिंक्ड नहीं थे, ठीक है। जब लिंक नहीं थे तो लिंकेज जब नहीं रहता है तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना बनता है? 50%, याद रखना। तो when the genes are not linked, यदि जीन लिंक्ड नहीं होगा, नॉट लिंक्ड, देन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा भाई? परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज 50%, जो कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। फिर कहाँ पे? इन टेस्ट क्रॉस, मैं बता चुका हूँ आपको, अभी बताया। टेस्ट क्रॉस में परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? 50% होगा। इसका मतलब कि जो जीन लिंक्ड होगा तो लिंक्ड जीन के लिए परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन या तो 0 होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट बनेगा ही नहीं, और नहीं तो 50% से कम होगा, ठीक है। कुछ लिंकेज के केस में रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, लेकिन वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी में बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिंकेज दो तरह का हो गया, एक हो गया क्या? कंप्लीट लिंकेज, और एक इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज मतलब हुआ कि एकदम 1% भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनने का 0% चांस है, रिकॉम्बिनेंट बनेगा ही नहीं। तो कंप्लीट जीन कंप्लीट लिंक्ड है, मतलब एकदम सेपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन अधिकतर केसेस में वो सेपरेट नहीं हो रहा है, फ्यू केसेस में सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, लेकिन 50% से कम बनेगा, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं क्या? पार्शियली लिंक्ड और इनकम्प्लीटली लिंक्ड, ठीक है। तो चलो देखो, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब लिंकेज
कि डिस्कवरी किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड पुनेट इन लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस को स्वीट पी भी बोलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये लाइन आपका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जानिएगा क्यों। एनसीईआरटी में एक चीज़ स्पष्ट नहीं किया है। उस पैराग्राफ को पढ़ोगे कि हु डिस्कवर्ड द लिंकेज, तो आप लोगों को लगेगा इल्यूजन टाइप का कि थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन डिस्कवर्ड द लिंकेज। क्यों? उस पैराग्राफ को पढ़ के बहुत स्पष्ट कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखना एक चीज़ दिया है, टी.एच. मॉर्गन वॉज, ठीक, डिस्कवरर ऑफ सेक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स लिंक का डिस्कवरी वो किए थे ड्रोसोफिला में। लेकिन लिंकेज का, जिसको सेक्स लिंकेज बोलते हैं, लेकिन लिंकेज का डिस्कवरी बैटसन एंड पुनेट, किसमें? स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस में, ठीक है। इसलिए क्लियर हो जाओ आप लोग, क्या? लिंकेज was discovered by Bateson and Punnett in sweet pea Lathyrus odoratus में किया था, ठीक है। लेथाइरस ओडोरेटस में, स्वीट पी में किया था। कैसे किया? देखो ध्यान से। अब उसमें ब्लू फ्लावर होता था एक प्लांट में, और उसमें लॉन्ग पॉलन ग्रेन लगता था। ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन, ठीक। ये डोमिनेंट वाइल्ड वेराइटी था, तो कैपिटल बी लिख दिया, और इसमें क्या लिख दिया? लॉन्ग के लिए कैपिटल एल। अब इसको क्या कराया गया? वाइट फ्लावर, एक वेराइटी, एक प्लांट था लेथाइरस ओडोरेटस का, जिसमें उजला फ्लावर लगता था और राउंड पॉलन होता था, गोल पॉलन, राउंड पॉलन। ये रेसेसिव कैरेक्टर था, तो इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल बी और स्मॉल एल। ये पेरेंटल जनरेशन है, पी जनरेशन। अब इसमें देखो गैमेट क्या बनेगा? गैमेट कोई भी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं, तो 2 टू द पावर 0 मतलब 1 गैमेट। तो गैमेट बन गया आपको क्या? इससे गैमेट बना कैपिटल बी और कैपिटल एल, और इससे क्या बना? स्मॉल बी एल। अब दोनों मिले तो क्या बना? कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, F1। हाँ सर, ये तो रिजल्ट ठीक लग रहा है। ये तो मेंडल में मिलता था, बिल्कुल मिलता था बेटा। देखो मेंडल में क्या हुआ? ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन, ये मिल गया। अब F1 को सेल्फिंग कराओ, सेल्फिंग नहीं मतलब टेस्ट क्रॉस। अब इसको टेस्ट क्रॉस में भेजो, तो टेस्ट क्रॉस, मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता था? 1:1:1। अब इसका ज़रा देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। अब इसका टेस्ट क्रॉस कराए अपन, तो टेस्ट क्रॉस में टेस्ट क्रॉस जब करा के देखें, तो टेस्ट क्रॉस करा के देखें तो क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस किससे कराते हैं? F1 जनरेशन को। F1 जनरेशन कैपिटल बी स्मॉल बी और फिर कैपिटल एल स्मॉल एल। इस F1 जनरेशन को आपको क्या कराना है? F1 प्लांट है, पेरेंटल रेसेसिव टाइप से, मतलब स्मॉल बी स्मॉल एल से कराओ तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, ठीक। तो ये तो कितना हेटेरोजाइगस पेयर? 1 1 2, तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4 गैमेट। यहाँ पे 0 हेटेरोजाइगस पेयर है, सब होमोजाइगस है, तो 2 टू द पावर 0 मतलब 1 गैमेट। इसका मतलब कि हमको एक ऐसा बनाना पड़ेगा पुनेट स्क्वायर जिसमें एक साइड में 4 गैमेट बने। एक साइड में कितना गैमेट बने? 4 गैमेट। और एक साइड में कितना? 1 गैमेट बने। ये देखो 4 गैमेट। इधर 1 गैमेट वाला मेल फीमेल किसी को मान सकते हो, तो रेसिप्रोकल क्रॉस सेम रिजल्ट देगा। तो देखो ये कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक। ये क्या बनेगा भाई? ये स्मॉल बी एल। अब देखो ये क्या बना? बी एल एल, बी
बी स्मॉल एल, है क्या होगा स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और स्मॉल बी स्मॉल एल। ये देखो, अब इसका रेशियो बड़ा चौंकाने वाला था। क्या चौंकाने वाला था? ये 7 मिला, ये 1 मिला, 1 मिला, ये 7 मिला, जबकि मेंडल के हिसाब से क्या मिलना चाहिए था? मेंडलियन रेशियो में 1:1:1 मिलना चाहिए था। समझ रहे हो? अब देखो एक्सपेक्टेड कितना था, हम होप कितना किए थे, आशा हम कितना किए थे। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, समझ रहे हो? तो अब 7:1:1:7 एक्सपेक्टेड था 1:1:1:1। ये एक्सपेक्टेड मीन्स अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्योंकि मेंडल ही हमारा बेसिक है। मेंडल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था 1:1:1:1 था। समझ रहे हो? अब मिला आपको ये, अब फ्रीक्वेंसी जरा निकालिए। मेंडल के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कितना मिला? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट 50% मिला। 4 में 2 हो गए रिकॉम्बिनेंट, तो 50% मिला था। अब 50% मिलता है तो कहते हैं कि जीन लिंक्ड नहीं है। यदि रिकॉम्बिनेंट वेराइटी 50% मिलता है तो जीन लिंक्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स निकाल लो। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितना है? 2, तो 2 कर दिए। टोटल रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल ऑफ स्प्रिंग 7, 1 8, 1 9, 7 16, 2/16 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब देखो यहाँ हो गया क्या, 100/8, 100/8, तो यह हो गया 12.5, 12.5%। अब देख लो, ये आपको 12.5 मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% से कम मिला ना। तो 50% से कम मिला, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि बी और एल, कैपिटल बी और कैपिटल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एल, ये सभी एल पूरा का पूरा फ्रीली फ्लो नहीं कर रहे हैं। ये लिंक्ड है अधिकतर केसेस में, अधिकतर केसेस में साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ ही केस में वो अलग होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। हालांकि लिंकेज का इससे उन्होंने डिस्कवरी किया, बट दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब लिंकेज तो है ना भाई, कुछ भी हो, उनसे डिस्कवरी इनकम्प्लीट लिंकेज की हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जीन लिंक तो है, क्योंकि अब 50% रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहे हैं। 50% दिखाते मतलब क्या था, देयर इज नो लिंकेज, और वो जीन एकदम लिंक्ड नहीं रहता और एक दूसरे से फ्रीली फ्लो करने के लिए तैयार रहता, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन लिंकेज में एक दूसरे को इफेक्ट कर जा रहा है, हटना ही नहीं चाह रहे हैं, या बहुत कम केस में हटना चाह रहे हैं। देख लो 12.5% केस, ये तो बहुत कम हो गया 50% से। समझ गए? तो इसको याद रखना। चलो, तो ये जो केस था बेटसन पुनेट का, ये इनकम्प्लीट लिंकेज का केस था। कैसा? इनकम्प्लीट लिंकेज का। क्यों? इनकम्प्लीट लिंकेज का एक केस था। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज में कुछ क्रॉस ओवर बनते हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं कुछ परसेंटेज में, वो परसेंटेज लेस देन 50% होता है। और कंप्लीट लिंकेज में कोई चांस नहीं, रिकॉम्बिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, वहाँ पे 0% रिकॉम्बिनेंट बनेगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट लिंकेज का खोज टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में किया था। ठीक है, देखो ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले लेते हैं। ये ड्रोसोफिला के एग्जांपल में क्या होगा भाई? ड्रोसोफिला एक होता है मक्खी, फ्रूट फ्लाई तो बताया आपको। तो एक होता है ड्रोसोफिला ग्रे, येलो व्हाइट और ग्रे, येलो और
ग्रे बॉडी कलर, देखो ग्रे बॉडी कलर है, ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग उसका लॉन्ग है। बॉडी कलर उस मक्खी का क्या है, उस मक्खी का बॉडी कलर ग्रे कलर का है और विंग ये बड़ा वाला है, लॉन्ग विंग है, ठीक है, लॉन्ग विंग है। और एक होता है क्या, येलो बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग होता है, समझ रहे हो। तो वेस्टिजियल विंग क्या हो जाएगा, अब ग्रे का देखो क्या होगा, ग्रे का हो जाएगा कैपिटल जी और कैपिटल एल, यहाँ स्मॉल जी स्मॉल एल, ये देखो। अब इनके जो जीन हुए ये देखो जी और एल, ये बोला कि भाई हम कसम खाते हैं कि तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ए जी और एल ये रिकॉम्बिनेशन बना ही नहीं रहा है, ये क्या है, ये स्मॉल जी स्मॉल एल और ये क्या है स्मॉल जी स्मॉल एल। कोई रिकॉम्बिनेशन, ये अपना इसको नहीं दिया और नहीं अपना इसको दिया, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं। गैमेट बना तो एक ही टाइप का बना, जी और एल, यहाँ भी एक ही टाइप का गैमेट बना। वो क्या बना भाई, स्मॉल जी और स्मॉल एल बना, ठीक। अब दोनों मिले, देखो ये हुआ। अब दोनों मिले तो एक ही तरह का वेराइटी बना, ठीक है ना, एक ही तरह का वेराइटी बना। ये दोनों यदि मिल गए तो F1 जनरेशन में क्या बना, F1 जनरेशन में कैपिटल जी कैपिटल एल और स्मॉल जी स्मॉल एल बना, ये F1 में बना। बोले कि सर F1 में तो एक ही तरह का बनता ही था, F2 बना के दिखाइए तब तो। चलो F2 बना के दिखाते हैं। अब F2 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल जी जो देख रहे हो, कैपिटल जी कैपिटल एल और स्मॉल जी स्मॉल एल, ठीक है, क्रॉस्ड विथ, क्या टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। तो F1 का क्या करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस, किससे, स्मॉल जी स्मॉल एल और स्मॉल जी स्मॉल एल से। बस क्या मिला, यहाँ पेरेंटल वैरायटी मिला आपको। क्या क्या पेरेंटल वैरायटी मिला भाई, देख लो बेटा, इसको मिटाते हैं। पेरेंटल वैरायटी ये मिला कि पेरेंटल वैरायटी क्या मिला, कैपिटल जी एल, ये जी एल। अब एक मिल गया आपको, ये देखो जी एल, ठीक है, जी एल मिला और जी एल और फिर क्या मिला, जी एल और जी एल। बस बीच वाला कुछ मिला ही नहीं। ये पेरेंटल, ये भी पेरेंटल, क्यों, पेरेंट याद करो, पेरेंट यही लिए थे, कैपिटल जी F1, पेरेंट जो F1 जैसे मिला था, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल एल स्मॉल एल, यही तो है। ये वाला पेरेंटल देख लो, ये भी क्या है, स्मॉल जी स्मॉल एल, ये। अब बीच में रिकॉम्बिनेंट्स नदारत, ख़त्म बात। इसका मतलब कि जी और एल जीन जो है ये टाइटली एकदम फिक्स है, अलग होना ही नहीं चाह रहा है। ये क्या है, ये कंप्लीटली लिंक्ड है, ये कंप्लीटली लिंक्ड है, कंप्लीटली लिंक्ड, समझ रहे हो, कंप्लीटली लिंक्ड। अब देखो, जितना ही परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर हमको ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम रेंज है 50% तक, उतना ही वो जीन कम लिंक्ड रहेगा। और जितना ही परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम मिलेगा, उतना ही वो जीन ज़्यादा लिंक्ड रहेगा, टाइटली लिंक्ड रहेगा। तो लिख लो
कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, ए स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर्स और रिकॉम्बिनेंट्स, परसेंटेज ऑफ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। लिंकेज जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज और रिकॉम्बिनेंट्स के। फिर से लिख दे रहा है इसको, यदि नहीं पता लग रहा है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कैसे इसको बोलेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, क्या स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। इसको याद रखना। यदि रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा मिला तो कम लिंक्ड है जिन, यदि कम परसेंटेज मिला तो ज़्यादा लिंक्ड है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेक्स लिंकेज में बताऊंगा आप लोग को। थैंक यू। ओके।